नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव व्यू में। आज हम लोग बीपीएससी सीडीपीओ बीआरएसआई का प्रैक्टिस 6 जानेंगे और प्रैक्टिस 6 का मूल्यांकन करेंगे कि अपनी तैयारी किस लेवल की है। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। दिल्ली के सुल्तान वो कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। आइए इसका ऑप्शन जानते हैं। इसका ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी नसरुद्दीन शाह, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी जलाउद्दीन और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी और सीडीपीओ परीक्षा में ऑप्शन ई का भी प्रावधान है, तो इसके मद्देनजर मैंने ये ऑप्शन ई डाला है। तो आइए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसके आंसर होंगे ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त करते हैं। चलिए, ये अलाउद्दीन खिलजी का उस समय का पिक है। आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि इसके बारे में जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम यानी बचपन का नाम जो था वह अली गुरशप्पा था और इन्होंने 1296 से 1316 तक दिल्ली में राज किया और कहा जाता है कि सल्तनत के खिलजी वंश का यह दूसरा सबसे प्रतापी राजा हुआ था, जो सबसे बड़ा प्रतापी राजा साबित हुआ। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ है। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई भी शासक ने स्थापित नहीं किया था। इतने प्रतापी ये राजा थे। तो अब अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी हुसैन शाह, ऑप्शन सी मुबारक शाह, ऑप्शन डी इब्राहिम शाह और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसके आंसर होंगे हुसैन शाह। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले में स्थित एक नगर है जो कि वर्तमान में जिले का मुख्यालय भी है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि इस शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिसका वास्तविक नाम जौन खां था। इसी कारण इस शहर का नाम जो है वह जौनपुर पड़ा था। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। आप जानते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय 22 मई 1772 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी को हुई थी। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक भी इन्हें माना जाता है। आइए जानते हैं इनके बारे में कि इनके पिता का नाम रमाकांत, माता का नाम तारिणी देवी था। भारतीय सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका एक विशिष्ट स्थान रहा है। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था। भारतीय भाषा प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण के युग के पितामह के रूप में ये जाने जाते हैं। अब अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था।
सर्वे उदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसके ऑप्शन होंगे ऑप्शन ए आरदेशियर दलाल, ऑप्शन बी M N रॉय, ऑप्शन सी श्री मन नारायण, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके आंसर हो जाएंगे, इसके आंसर होंगे ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। आइए जानते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने का मौका मिला था। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन भी चलाया था। और जानते हैं इसके बारे में, वे समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1998 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्हें समाज सेवा के लिए 1964 में मैग्सेसे पुरस्कार से भी नवाजा गया था। पटना के हवाई अड्डे का नाम तथा दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी उन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो ये सम्मान उन्हें प्राप्त है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना अवकाश कब लगाया गया था? भारत में योजना अवकाश कब लगाया गया था? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए 1962 के चीन भारत युद्ध के समय, 1966 के सूखे के बाद, ऑप्शन सी 1971 के बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद, ऑप्शन डी 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन बी 1966 के सूखे के बाद। आइए बात करते हैं इसके में। भारत में अकाल का बहुत पुराना इतिहास रहा है। जैसा कि आपको पता है कि भारत में दो चीज़ हमेशा आती रहती हैं, एक आग अकाल और दूसरी बाढ़। ये समस्या हमारे देश की बहुत गंभीर समस्या है, जो कि गरीबी का मूल कारण भी इसे माना जाता है। तो ये जानते हैं कि भारत में अकाल का बहुत पुराना इतिहास रहा है। 1022 ईस्वी से 1033 ईस्वी के बीच कई बार अकाल पड़ा था। संपूर्ण भारत में बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। उसके बाद 1700 ईस्वी के प्रारंभ में भी अकाल ने अपनी चपेट फैलाई थी और अपना भीषण रूप दिखाया था। 1860 के बाद 25 बड़े अकाल आए। इन अकालों के चपेट में तमिलनाडु, बिहार, बांग्लादेश आदि आ गए थे। और उसके बाद 1876 में, 1899 में, 1943 में, 44 में, 1957 में और 1966 में भी भारत में अकाल देखने को मिला था। अकाल ने तबाही मचाई थी। उड़ीसा, बंगाल, बिहार ये अन्य राज्यों को पूरी तरह भूख के चपेट में ये अकाल ले लिया था, जिससे कि गरीबी त्राही त्राही माम चारों तरफ फैल गई थी। तो अकाल क्या है या सूखा क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। बता दें आपको क्या कि सूखा पानी की आपूर्ति में लंबे समय तक की कमी की एक प्रक्रिया होती है। मतलब कहीं भी क्षेत्र में जब पानी की समस्या लंबे समय तक रह जाती है तो वहां पे सूखा पड़ जाता है। अब अगला क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन होंगे ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी अहमदाबाद, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए नई दिल्ली। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान का हेडक्वार्टर है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इसके बारे में बात करते हैं कि भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1963 में की गई थी। यह एक स्वदेशी संस्था के रूप में स्थापित की गई थी और इसके पीछे का उद्देश्य ये रहा था कि विदेशी व्यापार प्रबंधन और व्यावसायिक रूप देने का उद्देश्य था इनका। इसके अलावा मानवीय संस्थानों के विकास, आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण, वितरण व अनुसंधान के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने का इनका प्रमुख लक्ष्य रहा है। वर्तमान में
वर्तमान में ये मनोज पांट निदेशक हैं इस भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान के। इसे भी याद रखना बहुत जरूरी है, आप इसे नोट कर लें। अब अगला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? आइए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। ऑप्शन है ए एडम स्मिथ, बी मार्शल, सी पीयू, डी किन्स और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसके आंसर हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये वेल्थ ऑफ नेशन का जो पुस्तक लिखी गई थी उसका एक ऊपरी पृष्ठ है, इसी तरह की पुस्तकें छापी गई थी। अब इसके बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रों का धन, वेल्थ ऑफ नेशन का हिंदी में राष्ट्रों का धन के नाम से यह चर्चा में रहती है, यह कहा जाता है, जिसका अंग्रेजी शीर्षक है द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन और पूर्ण शीर्षक राष्ट्रों का धन की प्रकृति और कारणों की जांच, इस रूप में इन्हें जाना जाता है। तो यह सन 1976 में प्रकाशित पुस्तक है। इस बात का गहराई से अध्ययन करता है कि किसी राष्ट्र में संपन्नता और समृद्धि किस तरह से आती है, मतलब कि कोई भी राष्ट्र जो है कैसे संपन्न और समृद्ध हो सकता है। इस किताब में यह पूर्ण रूपेण वर्णन किया गया है। तो इसके लेखक है एडम स्मिथ साहब। एडम स्मिथ साहब के पिक ये है, यही एडम स्मिथ साहब हैं जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन की नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। ऑप्शन है ए अशोक मेहता, बी जेसी कृपलानी, सी जेबी कृपलानी, डी केजी मशरूवाला, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन बी, सी जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी इसके आंसर है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये जेबी कृपलानी हैं जिन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में बात करते हैं कि जेबी कृपलानी का पूरा नाम जो है वह जीवट राम भगवान दास कृपलानी है। इनका जन्म जो है 11 नवंबर 1888 को हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं, गांधीवादी विचारक रहे हैं, समाजवादी, पर्यावरण के प्रेमी रहे हैं, प्रणेता रहे हैं, राजनेता भी रहे हैं। उन्हें सम्मान से आचार्य कृपलानी भी कहा जाता है। सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं जब भारत को आज़ादी मिली। जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान शुरू हो रहा था तो कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद अगर बहुत ज़्यादा बहुमत अगर किन्हीं को मिली थी तो इन्हें ही प्राप्त हुआ था, लेकिन गांधी जी के कहने के बाद इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। उनकी आत्मकथा माय टाइम्स नामक पुस्तक में छपी है। उनके देहांत के 22 वर्षों बाद यह पुस्तक 2004 में रिलीज हुई थी। ये भी जानकारी आपको बता दें, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है कि माय टाइम्स नामक पुस्तक जो उनकी आत्मकथा है, उनकी 22 वर्ष मृत्यु होने के पश्चात 2004 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने भारत को विभाजित करने की योजना को स्वीकार करने के लिए पूर्ण रूप से कांग्रेस को दोषी ठहराया था। उनका मानना था कि भारत जो विभाज्य हुआ है इसके पीछे कांग्रेस का ही हाथ है, कांग्रेस का एक लचीलापन उनका थिंकिंग सोच रहा है जिसके कारण जो है भारत को विभाज्य होना पड़ा। तो चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। कृपलानी ने 1977 में जनता सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कृपलानी गांधीवादी दर्शन के एक प्रमुख व्याख्याता भी थे। उन्होंने इस विषय में अनेक पुस्तकें लिखी हैं। अब अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? ज्योग्राफी से क्वेश्चन है जो कि प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है चट्टान से संबंधित। तो आइए इसके ऑप्शन जानते हैं। ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी कायंत्री चट्टान, ऑप्शन डी ज्वालामुखी चट्टान, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन सी, कायांतरी चट्टान। अधिक ऊष्मा और दाब से कायांतरी चट्टान का निर्माण होता है। कैसे होता है जानते हैं। यह कायांतरी चट्टान की परतें वाली फिक है जो कि जीवाश्म खनन के माध्यम से यह प्राप्त हुआ है। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि आग्नेय एवं अवसादी शैलों में ताप दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतर हो जाने से कायांतरी चट्टान बनते हैं। रूपांतरित चट्टानें पृथ्वी की पपड़ी के एक बड़े हिस्से से बनी होती हैं और बनावट, रासायनिक और खनिज संयोजना द्वारा इनको वर्गीकृत किया जाता है। और जानते हैं इसके बारे में कायांतरी शेल के प्रकार, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आइए जानते हैं। एक होता है संगमरमर, एक होता है क्वार्टजाइट, एक होता है नीस, एक होता है सिस्ट और एक होता है फाइलाइट। तो ये था कायांतरी चट्टान के उदाहरण। अगले क्वेश्चन तो बढ़ता अगला क्वेश्चन है प्रत्यास्थ पुनश्चलन। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन है आपके ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी भूकंप एवं ज्वालामुखी दोनों, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए ज्वालामुखी। आइए इसके बारे में बात करें। रीड ने प्रत्यास्थ पुनश्चलन यानी कि रीड ने यह प्रत्यास्थ पुनश्चलन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था के अनुसार प्रत्येक चट्टान में तनाव सहने की एक क्षमता होती है। उसके पश्चात यदि तनाव बल और अधिक हो जाए तो चट्टान टूट जाता है तथा टूटा हुआ भाग पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाता है। इस प्रकार चट्टान में भड़सन की घटनाएं होती हैं। ये सिद्धांत रीड साहब ने अपने प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया था और ये ज्वालामुखी का उद्गार होता है इस रूप में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है। तो इनके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी केनिया, ऑप्शन डी मैक्सिको, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जापान में फुजियामा ज्वालामुखी पाया जाता है जो कि आपको पता होगा, जिसे प्रस्तुत ज्वालामुखी के नाम से भी यह विख्यात है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये फुजियामा पर्वत है, पर्वत का दृश्य है। इसके बारे में जानते हैं कि फूजी पर्वत, जिसे फुजियामा यानी यामा का अर्थ होता है जापानी भाषा में पर्वत, यानी कि पर्वत जापानी भाषा में यामा कहा जाता है, जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। ये होन्शु द्वीप पर अवस्थित है। एक ज्वालामुखी है जो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। इस पर्वत का जापानी संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। इसी कारण इसे फुजिशान यानी फूजी जी के नाम से भी बुलाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन तो बढ़ता अगला क्वेश्चन है चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। ऑप्शन जानते हैं। तो ऑप्शन ए है दो विभिन्न वायु राशियों के मिलने से, ऑप्शन बी दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दशाओं में असाधारण परिवर्तन से, ऑप्शन डी ए और बी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। इसके बारे में बात करें चक्रवात की उत्पत्ति किस तरह होती है। चक्रवात को अंग्रेजी में साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। यह एक घूमती हुई वायु राशि का नाम है। उत्पत्ति के क्षेत्र के आधार पर चक्रवात के भी दो भेद हैं। वो भेद कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात या वल्कयीकृत चक्रवात
और दो है बाह्य बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये दो नामों से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाउल गायन कहाँ का लोक रूप है? तो ऑप्शन है ए गुजरात की, ऑप्शन बी बंगाल की, ऑप्शन सी कर्नाटक की, ऑप्शन डी पंजाब की, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए बी सॉरी ऑप्शन बी इसके आंसर है बंगाल की। तो इसके बारे में जानते हैं विस्तृत रूप से ये गायन किस तरह की शैली की होती है। तो बाउल एक प्रकार का लोक या फोक, अंग्रेजी में इसे फोक भी कहा जाता है, फोक गायन है। इसका गायन करने वाले को बंगाल में बाउल कहते हैं। इसी बाउल का दूसरा रूप भाट होता है जो ज़्यादातर राजस्थान या मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे फकीर या जोगी भी कहते हैं। यानी कि हम लोग जो आसपास में जोगी या फकीर रूप धारण करके गीत गाते हुए साधु बाबा को आप लोग नजर आ जाते हैं, ऐसे साधु बाबा को बंगाल में बाउल के नाम से जाना जाता है। यह भी एक बहुत बड़ी जानकारी की चीज़ें हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। इन सभी में एक समानता होती है कि ये ईश्वर की भक्ति में इस तरह लीन होते हैं कि उन्हें पागल भी कहा जाता है। वाह, यानी कि पागल की संज्ञा भी दी गई है। ये ढोल बजाते नजर आएंगे, चारों तरफ घूमते फिरते नजर आएंगे, कोई सामाजिक नाताओं से कोई मतलब नहीं होता। ये बिंदास होते हैं और प्रभु की भक्ति में पूर्ण पे लीन होते हैं। बाउल एक ऐसा गायक होता है जो कभी भी अपना जीवन एक दो दिन से ज़्यादा एक स्थान पर नहीं बिताते हैं। यह गांव-गांव जाकर भगवान विष्णु के भजन लोकगीत सुनाया करते हैं, भिक्षा मांग कर खाया करते हैं और इस तरह अपना जीवन यापन करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर वैष्णवी बाउल बनकर गाना गाए, ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु बाउल जो होते हैं, जो फकीर या आप फकीर, आउल, साई, दरवेश, जोगी या भाट के नाम से भी जानते हैं, वह भिक्षा मांगता है और वैष्णवी विष्णु के पुजारी होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? ऑप्शन है ए ध्रुपद, ऑप्शन बी ख्याल, ऑप्शन सी ठुमरी, ऑप्शन डी टपा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन बी इसके आंसर हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि ये ख्याल बजाते प्राचीन कालीन पिक है, प्राचीन कालीन दृश्य है या छायांकित कह सकते हैं, चित्र कह सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे आप समझ सकते हैं इस भाषा में। तो इसके बारे में जानते हैं कि इसका आरंभ कब हुआ, इसका अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया। यह एक अनुमान की भाषा है, अनुमान रूप में लगाया गया है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में प्रबंध और रूपक दो प्रकार की गान शैली हुआ करती थी। प्रबंध शैली से ही ध्रुपद का विकास हुआ है और रूपक शैली से ही ख्याल और ठुमरी का भी विकास हुआ है। तो इतना आप जाने। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लतीफ़ा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? लतीफ़ा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका ऑप्शन है ए बांसुरी, ऑप्शन बी बीना, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी मृदंग, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी तबला। तबला लतीफ़ खां एक जाने माने मशहूर तबला वादक हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं विशेष। वो बहुत बड़े तबला खां रहे हैं, तबला वादक रहे हैं, उन्होंने तबला में बहुत सारी उपाधियाँ प्राप्त की है, उसके बारे में जानते हैं। ये है लतीफ़ खां जो तबला में महारत इनको हासिल है। आइए इनके बारे में बात करते हैं कि अब्दुल लतीफ़, इनका पूरा नाम है अब्दुल लतीफ़ खां, एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और वादक थे जिन्हें सारंगी में एक कुशल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र की प्रवीणता के लिए जाना जाता है। ये मशहूर तबला वादक के रूप में बहुत ही विख्यात थे। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
BIOS का पूर्ण रूप क्या है? BIOS एक टेक्निकल वर्ड है, इसे टेक्निकल वर्ड में इसका यूज होता है। तो जानते हैं कि BIOS का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन ए है बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन डी बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसके आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जानते हैं कि BIOS कैसा होता है और इसकी आकृति किस तरह की होती है, कैसे इसको पहचानेंगे। तो यह है BIOS। आप देख सकते हैं इस पिक के माध्यम से कि BIOS यह है जो एक सर्किट के रूप में, एक चिप के रूप में कार्य होता है इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा विस्तार से। वायोस अंग्रेजी की बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम शब्द का संक्षिप्त रूप है। IBM कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह होता है। ये निर्देश कंप्यूटर में एक चिप में संरचित रहते हैं। इनको डिस्क फेल होने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जब डिस्क फेल ना हो, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये पढ़ाई कंप्यूटर में लगे होते हैं, जो कंप्यूटर जानकार होंगे वो इनको भली भांति समझते होंगे और इस तरह के चित्र उन्होंने बराबर देखा होगा अपने आसपास में। तो अब अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति कौन सी है? मतलब दक्षिण राजस्थान की जनजाति आपको बताना है जो नाच गाकर अपनी जीविका का भरण पोषण करती है। तो ऑप्शन ए है गरासिया, ऑप्शन बी भूर, ऑप्शन सी माया, ऑप्शन डी खांसी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए गरासिया। आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये गरासिया जनजाति के लोग हैं जो नाच गाकर अपनी जीविका का उपार्जन किया करते हैं। ये इनका मूल स्थान खास करके दक्षिण राजस्थान में होता है। इस जनजाति के लोग मुख्यतः राजस्थान, गुजरात में निवास करते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान के पाली, सिरोही और उदयपुर क्षेत्रों में विस्थापित हैं। राजस्थान के भील सदियों से पहले स्थानांतरित करके उत्तर गुजरात, अरावली, भिलोड़ा, मेघरज, साबरकांठा, विजयनगर, बनासकांठा में निवास कर रहे हैं, जो अभी भी आदिवासी ठुगड़ी गरसा के नाम से ही जाने जाते हैं। तो इस तरह की जनजातियां जो है वो दक्षिण राजस्थान में मिलती है। अगला क्वेश्चन तो बढ़ता, अगला क्वेश्चन है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में कौन सा पठार अवस्थित है? तो ऑप्शन ए है मालवा का पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए मालवा का पठार। मालवा का पठार इसका आंसर है। इसके बारे में बात करते हैं। आप मानचित्र में देख सकते हैं ये मालवा का क्षेत्र है जहाँ पे ये पठार पूर्णपेन पाया जाता है। ये क्षेत्र पूर्णपेन मालवा का ही क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। आप इस आकृति, इस चिन्ह के रूप में आप देख सकते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं कि मालवा ज्वालामुखी के उद्गार से बना है। पश्चिमी भारत का एक अचल अंचल है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से गठित है। यह प्राचीन काल से ही एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई रहा है। मालवा का अधिकांश भाग चंबल नदी और इसकी शाखाएं द्वारा संचित होती हैं। इसके पश्चिम में माही नदी बहती है, ये भी आप जान लें। और ये माही नदी का दृश्य है जो कि वहां पे बह रही है। यह उत्तर में ग्वालियर के दक्षिण सीमा से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी, उत्तर में उत्तरी तट से संगम महान विंध्य क्षेत्र तक
तथा पूर्व में विदिशा से होकर राजपूताना की सीमा के मध्य तक यह फैला हुआ है। अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलईडी का आविष्कार किसने किया था? एलईडी ने हम लोग के जीवन को बहुत ही आसान और सरल बना दिया है। चारों तरफ उजाला ही उजाला है। तो जानते हैं कि इस एलईडी का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन है ए निक होलोन्याक, बी एलियास होवे, सी चकहल, डी क्रिस्टियान हुजेंस, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए निक होलोन्याक। अब इसके बारे में बात करते हैं कि एलईडी, ये एलईडी तो आप देखे ही होंगे अपने घर के आसपास या घरों में भी देखे होंगे। तो बात करते हैं इसके बारे में कि प्रकाश इसका एलईडी का अंग्रेजी अनुवाद लाइट एमिटिंग डायोड यानी प्रकाश उत्सर्जन डायोड है। यह अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जन करता है। यह प्रकाश इसकी बनावट के अनुसार किसी भी रंग का हो सकता है। एलईडी के कई प्रकार की होती हैं और इसके बारे में तो बहुत कुछ है, आप समझ जाइए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अर्गोट किससे प्राप्त होता है? अर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है ए राइजोबियम से, ऑप्शन बी कैलेविसेप्स से, ऑप्शन सी फाइटोमोनास से, ऑप्शन डी एल्ब्यूगो से, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन बी कैलेविसेप्स से। इसके बारे में बात करते हैं कि अर्गोट क्या होता है। अर्गोट को फफूंदी भी कहते हैं। यह फफूंदी है, जैसे कि आप जानते हैं फफूंदी के बारे में। अर्गोट या इरिगेट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यह फफूंदी जीनस कैलेविसेप्स के कवक के समूह होते हैं। इस समूह का सबसे प्रमुख सदस्य कैलेविस पुरपुरिया है। यह कवक राई और संबंधित पौधों पर बढ़ता है और एल्कलॉइड उत्पादन करता है, जो मनुष्य में और अन्य स्तनधारियों में दोष पैदा करने का कारक भी इसे माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन ए है बड़ी आंत, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी ग्रासनली, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन सी हृदय। आइए इसके बारे में बात करें कि हृदय या हिया या दिल एक ही बात है। यह एक पेशीय अंग है जो सभी कशेरुकी जीवों में आवृत्त ताल वृद्धत संकुचन के द्वारा रक्त का प्रवाह शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। हृदय के कपाटों की खोज 4वीं सदी में हिप्पोक्रेटस स्कल के एक चिकित्सक के द्वारा की गई थी। हालांकि तब इन कार्यों को ठीक प्रकार से समझा नहीं गया था, चूंकि उस समय तकनीकी उतनी विकास नहीं हो पाई थी और इस तरह हृदय का विकास धीरे धीरे तकनीकी विकास के साथ साथ हमें लोग के पास और जानकारियां प्राप्त होती चली गई। अब अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आप तो जानते ही होंगे इसके बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऑप्शन ए है मयूर, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी बाज, ऑप्शन डी कबूतर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए मयूर। तो मयूर है, जैसा कि आपको पता है 1952 से ही मयूर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में भारत सरकार ने
इसे चिन्हित किया है या अपनाया है, जैसा आप समझे। इसके बारे में जानते हैं विशेष मयूर के बारे में कि मयूर क्या होता है। तो ये है मयूर का चित्र, आप लोगों ने देखा होगा चिड़ियाघरों में या अपनी आंखों से। इसके बारे में जानते हैं। मोर अथवा मयूर एक पक्षी है जिसका मूल स्थान दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में ज़्यादा पाया जाता है। यह खुले वनों में वन पक्षियों की तरह रहते हैं। नील मोर भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। आप याद रखें, नील मोर भारत और श्रीलंका दोनों का राष्ट्रीय पक्षी है। यह एक खूबसूरत रंग बिरंगी फरों से बनी एक पूंछ होती है जिसे वह खोलकर प्रणय निवेदन के लिए नाचती हैं। विशेष रूप से ये बसंत ऋतु में और बारिश के समय में ज्यादातर जंगलों में पाई जाती हैं, दिखी जाती हैं। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्थान नहीं मिला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि किस पक्षी को भारतीय राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता प्राप्त है, किस पशु को मान्यता प्राप्त है। ये क्वेश्चन कुछ हटकर है। इस क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त अभी तक नहीं हो पाया है। तो आइए ऑप्शन जानते हैं। ऑप्शन है सांड, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी सिंह, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन बी ऊंट। ऊंट ही एक ऐसा जानवर है जो अभी तक भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता नहीं दिया है। तो जानते हैं इसके बारे में, ऊंट के बारे में। ये ऊंट देख रहे हैं, ये ऊंट राजस्थान में खास करके पाया जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि ऊंट जो है वह कैमुलस जीनस के अंतर्गत आने वाला एक खुरदारी जीव है। याद रखेंगे कौन सा जीनस, यानी कि कैमुलस जीनस। कैमुलस जीनस के अंदर पाया जाने वाला एक खुरदारी जीव होता है। ऊंट की औसत जीवन प्रत्याशा 40 से 50 वर्षों की होती है। एक पूरी तरह से विकसित खड़े वयस्क ऊंट की ऊंचाई कंधे तक 1.85 मीटर और कुंवर तक 2.15 मीटर तक होती है। कुंवर शरीर से लगभग 30 इंच ऊपर तक बढ़ता है। ऊंट की अधिकतम भागने की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। आसपास होती हैं तथा लंबी दूरी की यात्रा के दौरान यह अपनी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा के तक बनाए रख सकती है और इसका गर्भकाल जो है वो 400 दिनों का होता है। आइए इसके बारे में और जानते हैं कि जीवाश्म साक्ष्यों से पता चलता है कि आधुनिक ऊंट पूर्वजों का विकास उत्तरी अमेरिका में हुआ था, जो बाद में एशिया में फैल गया। लगभग 2000 ईसा पूर्व में पहले मनुष्य ने ऊँटों को पालतू बनाया था, ऐसा माना जाता है। अरबी ऊँट और बैक्टीरियन ऊँट दोनों का उपयोग अभी भी दूध, मांस और बोझ उठाने के लिए ही किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश में भीषण अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा था? तो ऑप्शन ए है बंगाल में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी गुजरात में, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जानते हैं इसके आंसर होंगे बंगाल में। आइए जानते हैं इसके बारे में। बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था 1942 और 43 के मध्य में। जानते हैं कि बंगाल का भीषण अकाल, जिसमें गंगा के मैदान का निचला भाग पूरी तरह से प्रभावित हुआ था, यह अकाल जो है 1971 से 1973 तक रहा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस अकाल में करोड़ों लोग मारे गए थे। बहुत ही व्याकुल करने वाला अकाल था, बहुत ही परेशान करने वाला अकाल था। यह बहुत ही खतरनाक अकाल था। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? अनुलोम और प्रतिलोम, अनुलोम और विलोम दो तरह की विवाह होती है जो कि वैदिक सभ्यता में अपनाए जाते थे।
और इसके बारे में बात करते हैं कि अनुलोम विवाह क्या होता है। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण स्त्री से विवाह, मतलब ऊंचे जाति का निम्न जाति से लड़की से विवाह। ऑप्शन बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण पुरुष से विवाह, मतलब छोटे जाति के पुरुष का उच्च लड़की के वर्ण वाले लड़की से विवाह। सी उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण स्त्री से विवाह। डी निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण स्त्री से विवाह। ए उपयुक्त में कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण पुरुष से स्त्री से विवाह। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण स्त्री से विवाह, मतलब ऊंचा जाति वाले लड़के का नीची जाति वाली लड़की से विवाह। इसके बारे में बात करते हैं। यह इस तरह की गंधार विवाह कहलाती है, अनुलोम विवाह कहलाती है। क्या है कि पाणिनि के एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में इस शब्द का जिक्र किया गया है और इसके बारे में बताया गया है कि जहाँ पे उच्च वर्ण यानी कि जहाँ पे ऊंचे जाति वाले लोग होते हैं वो निम्न जाति वाले लोगों से विवाह करते हैं। इसके बारे में उदाहरण भी ऐसे अनुलोम विवाह के उदाहरण भारत में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये खास करके मध्यकालीन भारत में काफ़ी पाए गए थे। कालिदास ने भी विवाह अपने मतलब नीचे जाति वाले लोगों से ही किया था। और बहुत से राजाओं ने उन्होंने किया, जैसे चंद्रगुप्त हो गए। चंद्रगुप्त ने भी अपनी शादी जो है वह नीचे जाति वाले कन्या से ही शादी उन्होंने किया था। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये थे आपके 25 टॉप क्वेश्चनों का संग्रह और प्रैक्टिस सेट बीपीएससी सीडीपीओ बिहार एसआई का। आशा है ये आपको पसंद आएंगे और मैं अनुमान लगाता हूँ इस 25 क्वेश्चनों में सबने अच्छे स्कोर प्राप्त किए होंगे। मैं अनुमान लगाता हूँ कि अगर जिन्होंने भी 12 और 15 के बीच में स्कोर प्राप्त किए हैं उनकी तैयारी में औसत मानता हूँ, और जिनकी इनसे नीचे रैंक आया है उनकी तैयारी और करने की आवश्यकता है। वैसे तो सबको तैयारी करने की आवश्यकता होती है, जिनके अच्छे नंबर से आते हैं उनको भी निरंतर पढ़ने की आवश्यकता होती है। वह निरंतर पढ़ते रहें, पढ़ाई निरंतर करने से ही तैयारियां मजबूत होती हैं। तो लगे रहें, तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुद को मोटिवेट करें और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए अग्रसर रहें। हम लोग एक ना एक दिन अधिकारी जरूर बनेंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों।